नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बेहद महत्वपूर्ण, संवेदनशील और ऐतिहासिक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये बात है जनहित याचिका पीआईएल को लेकर के। जनहित याचिका पीआईएल मोटे तौर पे मैं अभी बता देता हूं, आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई वर्ग गरीब व्यक्ति है जिसका अदालत तक पहुंच नहीं है, तो उसके लिए एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने 80 के दशक वगैरह में कह सकते हैं जनहित याचिका की व्यवस्था की थी कि उसके जगह कोई और व्यक्ति उससे संबंधित जो है या एनजीओ संगठन अदालत तक उस मुद्दे को पहुंचा सके ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। ठीक है, यही सोच पीआईएल का था। लेकिन समय के साथ कहा गया कि इसमें दुरुपयोग किए गए हैं बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट का खुद ये कहना है, चीफ जस्टिस ऐसा कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी जनहित याचिका का एक अपना ही महत्व है हमारे समाज में, इसे न्यायपालिका की व्यवस्था में। अब केंद्र सरकार इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के साथ बहस कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि देखिए, इसका बेहद दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए जनहित याचिका की व्यवस्था को रिवाइज करने की आवश्यकता है और इसको पूरी तरह से खत्म ही कर देते हैं। यानी कि आगे चल के कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पर या कोई एनजीओ, कोई संगठन, सिविल सोसाइटीज ये चाहे कि जनहित याचिका के माध्यम से वो कोर्ट पहुंच सके तो वो ना पहुंचे, ये व्यवस्था ही खत्म हो जाए। तो कुल मिलाकर के एक नया ये संवैधानिक बहस जो है छेड़ दिया है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि सबरीवाला मंदिर का जो केस है ना, एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि वो पीआईएल के माध्यम से आया था। 2018 में इसको लेकर के उस वक्त के जो तात्कालिक सीजेआई थे उन्होंने ये फैसला दिया था और इसमें कहा था सभी उम्र के महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। इस बात को लेकर के केंद्र सरकार ने आपत्ति दिलाई थी, पुनर्याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट को, में जो कि जाहिर सी बात है अधिकार है। ठीक है, लेकिन अब उस वक्त ये कहा गया कि ये जो याचिका जिस व्यक्ति ने दिया था वह हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मूल रूप से नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से क्या जनहित याचिकाओं का मिसयूज किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का हित भी ना जुड़ा हुआ हो वह व्यक्ति भी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर के ये मामला जो है यहीं से चर्चा में आया था करंट बेंच में, जो 9 जजों की संवैधानिक पीठ ये सबरीवाला मंदिर का यहाँ पर काम देख रही है, उसमें ये प्रश्न उठा और जस्टिस नागरत्ना जो है ये प्रश्न उठाई। वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, यहां पर कहा गया इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाले मूल याचिकाकर्ता जो है भक्त नहीं थे बल्कि बाहरी लोग थे। इस खुलासे से पूरी पीआईएल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हिंदू धर्म से संबंधित है तो जो ये पीआईएल आया, ठीक है, इसमें कहा गया कि भाई अगर आपको एंट्री नहीं है तो कोई भक्त होता, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित उस भगवान का भक्त होता, तो वह इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट आता तो समझ में आता। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति जो है इस मुद्दे को लेकर के आया है जिसका इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं है। तो अगर इस तरह के मामले आते रहे सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जैसा देखा भी जा रहा है पिछले कुछ समय से, फिर तो निश्चित तौर पर पूरी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उसका समय बर्बाद होगा। और आपने देखा भी होगा पिछले 10 सालों में ज्यादा ये देखा जा रहा है। अभी मैं डेटा भी आपको बताऊंगा कि किस साल में क्या की स्थिति है। ये देखा जा रहा है कि सरकार जो भी कानून लाती है, पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है, उसको पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। देखा है आपने, चाहे कुछ भी हो जाए, 370 हो जाए, चाहे ट्रिपल तलाक वाला मसला आ जाए, कोई भी आप कानून उठा के देख लीजिए जो बड़े स्तर पर समाज में बदलाव करने की स्थिति में है, वो पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में चला जाता है। चाहे वो जो अफर्मेटिव एक्शन हम लोग रिजर्वेशन का कहते हैं, ईडब्ल्यूएस 10% लागू हुआ था, वो भी पीआईएल के माध्यम से गया था। तो कुल मिलाकर के समझना है कि क्या फिर ये पीआईएल सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है, क्या न्यायपालिका पर यह बोझ बनता नजर आ रहा है, ये भी प्रश्न यहां से उत्पन्न होना शुरू हो गया है। देखिए, क्या कोई अजनबी धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दे सकता है? अजनबी कहने का तात्पर्य है कि संबंधित धर्म से बाहर के लोग। अब हिंदू धर्म से संबंधित है तो हिंदू धर्म के लोगों को ही जाना चाहिए ना कि भाई मंदिर में हमें प्रवेश नहीं किया दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग चले गए। यही बात जो है जस्टिस वीवी नागरत्ना भी कह रहे हैं कि अनजान व्यक्ति आ रहा है, तो कुल मिलाकर के ये अदालत में चुनौती दिया जा रहा है। तो जो कानूनी बाधा है ना, ऑर्डर 7 रूल 11, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये चर्चा में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कुछ बातें कही गई है जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कहा गया है कि यदि, ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, यदि याचिकाकर्ता का कोई सीधा कार्रवाई का कारण यानी कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो मामले को शुरुआत में ही खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि अगर ये व्यक्ति सीधे इस मुद्दे से संबंधित, धर्म से संबंधित नहीं है, तो इस पीआईएल को शुरुआत में ही चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर देना, इसको लाना ही नहीं चाहिए था, है ना। इस पर चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए। यही बात यहाँ पर भक्त अंदरूनी समूह अगर नहीं है तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 जो है बैरियर्स यहाँ पर बताया गया है इसके थ्रू। तो ये तो चर्चा का विषय रहा है। अब मामला समझ गए कि क्यों ये डिबेट उठा।
केंद्र सरकार क्यों कहना चाह रही है? अब केंद्र सरकार का कड़ा रुख इस पर आ गया। केंद्र सरकार कह रही है कि देखिए इतना दुरुपयोग हो रहा है इस व्यवस्था का कि पीआईएल जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, पीआईएल का जो मोटो था ना, ये अपने आप में इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। वो मोटो कहीं गायब सा हो गया है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस पूरी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए। इसलिए कहा केंद्र सरकार के द्वारा, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता भी हैं, तो केंद्र सरकार के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं। ठीक है, तो जब जब ये बोलेंगे तो कौन बोल रहा है? केंद्र सरकार, ये ध्यान देना है। तो इन्होंने कहा कि देखिए अब समय आ गया है कि जनहित याचिका यानी कि पीआईएल को केवल सुधारने के बजाय एक अवधारणा के रूप में पूरी तरह से हटा दिया जाए। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि इसमें सामंजस्य बनाए, इसको बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए हटा ही दीजिए, जरूरत ही क्या है इस चीज का। अब आज के समय में ये एक तरह से संवैधानिक अपवाद हो गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। अब मैं चाहता हूं ना कि जरा आप पीआईएल का इतिहास समझ लीजिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग का प्रीलिम्स आने वाला है, यूपीएससी का, है ना। अभी 1-2 महीने में प्रीलिम्स है आपका। तो पीआईएल चर्चा में आ गया और अपने आप में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की तारीख में भी 80 के दशक में जब इसकी शुरुआत की गई तब भी ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तो और विभिन्न केसेस में ही मैं इससे संबंधित बताऊंगा कि पीआईएल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण केसेस पर ऐतिहासिक निर्णय आया है, उसको भी देख लेंगे। अब जरा यहां पर समझ लेते हैं कि कहां से चीज निकल करके आया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, यूपीएससी में प्रश्न आ जाए कि पीआईएल की शुरुआत कहां से हुई, संभव है एक स्टेटमेंट आ सकता है, तो आपको कहना है 70-80 के दशक से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा यहां पर अगर दे दे आपसे 70-80 के दशक में, और अगर दे दिया जाए कि ऐसे मान लेते हैं कि 1975 से 80 के समय में पीआईएल की शुरुआत हुआ, तो इसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे? स्टेटमेंट को सही से देखना पड़ेगा, इसको सही मान लेना आप। क्यों? देखिए, यूपीएससी में स्टेटमेंट वो सही होता है जो मोस्ट सुटेबल आंसर हो। हमेशा ही नहीं देखना कि एकदम करेक्ट ही होगा, ईयर एकदम फाइनलाइज होकर के आना चाहिए, नहीं। अगर यहां दशक है और उसके सेंस में दिया है, दूसरा स्टेटमेंट नहीं है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि यही प्रोसेस है फिर सॉल्व करने का। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल दशक चलिए, अब चलिए, पीआईएल की शुरुआत भारत में 1980 के दशक में हुई। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ये नाम आपको ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर, ये दोनों ही हमारे देश के बहुत ही फेमस न्यायाधीश रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठा कमाई है। आपने इनका तो बहुत नाम सुना होगा, पीएन भगवती को लेकर के। दरअसल एक समय होता क्या था कि बहुत गरीब लोग जो अपनी बात को अदालत तक नहीं पहुंचा पाते थे, शिक्षित नहीं थे किसी विषय को लेकर के, उनके अधिकार, खास करके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि क्यों ना एक ऐसी हम व्यवस्था कर दे कि वो लोग जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, या चीजों को, विधि की व्यवस्था की जानकार नहीं है, उनके जगह पे उनके हित से जुड़े हुए कोई व्यक्ति इस मुद्दे को ला करके कोर्ट में दे दे, तो हम उसकी सुनवाई कर लें। ठीक है, तो ये एक इस सोच के साथ लाया गया, यानी कि जजों ने ये क्या किया कि जो न्याय की अवधारणा है ना, न्याय जिसको हम जस्टिस कहते हैं ना, ये जस्टिस जो है पूरी तरह से सुलभ हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, लोग इस तक पहुंचे। अब यहां मामला समझ गए, महत्वपूर्ण केस समझिए, हुसैनारा खातून केस। ये 1979 का केस है, पीआईएल के लिए बेहद महत्वपूर्ण केस है। इसमें क्या हुआ था, अंडर ट्रायल कैदियों को न्याय देने की बात की गई थी, है ना। बहुत सारे कैदी हैं ना, अंडर ट्रायल हैं, कई वर्षों तक जेल में ही रहते हैं, बेल मिलता ही नहीं है। तो इस मामले में आगे विशाखा केस 1997, 5 स्टार लगा दीजिए। लगातार विशाखा केस जो है चर्चा में है, इसको विशाखा गाइडलाइंस भी कहते हैं। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन हिंसा हो, यौन भेदभाव हो, दुर्व्यवहार हो, इसके लिए संरक्षण की बात यहां पर है, महिलाओं के अधिकार से। और ध्यान रखना है वर्क प्लेस पे। एमसी मेहता केस ये इन्वायरमेंट के लेकर के था, पर्यावरण संरक्षण के जो नियम है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, पूरा माहौल बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण किया जाए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका पिछले साल में व्याख्या किया और इसको आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, गर्मामयी जीवन की बात करते हैं, तो पर्यावरण के इश्यूज को भी इसमें डाल दिया। साथियों, आर्टिकल 21 इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो पीवाईक्यू मेरे ख्याल से 2019 और 20 या 20-21 देख लीजिएगा, बैक टू बैक 2 साल आर्टिकल 21 प्रीलिम्स में आ चुका है, बैक टू बैक आया है और बहुत चर्चा है। पर्यावरण वाला इशू लास्ट ईयर चर्चा था, नहीं पूछा गया है, फिर से ये चर्चा में घूम फिर करके आ रहा है। लगातार मैं देख रहा हूं कहीं न कहीं ये भटक के रास्ते पे आ ही जा रहा है और यूपीएससी यहां से प्रश्न बना सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। अगर यहां से प्रश्न आए तो अच्छे से मार्क्स 2 नंबर अपना तय कर लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पर्यावरण वाला, अब चूंकि चर्चा चल गया तो मैं बता दिया, ये आ गया है इसमें, ठीक है। अब इस मामले से पीआईएल के का जो है समाज में बड़ा महत्व हुआ।
लोगों ने कहा कि भाई पीआईएल का तो बड़ा महत्व है, इससे तो किसी व्यक्ति को न्याय मिल जाता है, वो नहीं भी पहुंच पाता और नहीं भी जानकारी है तब भी, ये तो सामाजिक सुधार का एक जरिया बन चुका है पीआईएल। तो बड़ी प्रशंसा पीआईएल को हुई, पीआईएल का चलन बढ़ गया, प्रत्येक साल 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हजार केस जाने लगे पीआईएल के माध्यम से कोर्ट में। अब यही एक समस्या फिर बनना शुरू हो गया। अब देखिए 1980 का दशक और आज की स्थिति और खास करके पीआईएल रिलेवेंट रह गया है कि नहीं, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए पीआईएल का जन्म हुआ 1980 के दशक में, परिस्थिति क्या रहा? बंधुआ मुक्ति मोर्चा का युग, अत्यधिक गरीबी और शिक्षा और सामाजिक बहिष्कार, कानूनी पहुंच क्या? अदालतों तक पहुंचने के लिए संस्थागत ढांचा नहीं था, तो जाहिर सी बात है उपाय क्या है? एक असाधारण उपकरण के रूप में पीआईएल को गढ़ा गया। पीछे में कहानी भगवती साहब का जो जस्टिस है उनकी बता चुका हूं। आज की वास्तविकता क्या है, परिस्थिति क्या है? आज तकनीक का काफी विकास हो गया है। आज तो आप एक चिट्ठी भी लिखे ना सुप्रीम कोर्ट के नाम से तो पहुंच जाएगा, मेल लिख सकते, टाइप करके दे सकते हैं। यानी कि इस वक्त जो है पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक, अदालत तक मुश्किल था, लेकिन आज की स्थिति ये नहीं है। आज आप सीधे अदालत तक पहुंच सकते हैं, है ना। और खास करके जब ये सीधे पहुंचने और अदालत तक दरवाजा खटकाने, अपील सबकी बात की जाएगी तो यहीं पर आर्टिकल 32 याद रख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रिट की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं कि माय लॉर्ड देखिए स्टेट ने मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है। ये 5 तरह के रिट कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताना शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स का टाइम है, देखता हूं कितने लोगों को याद है। अब कानूनी पहुंच जो है, नालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक मजबूत नेटवर्क ये तैयार कर रहा है। तो जाहिर से अब जैसे लोक अदालत वगैरह आजकल लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जो पीआईएल की जरूरत उतना था, जरूरत तो आज भी है, लेकिन उस स्तर से नहीं जैसे 80 के दशक में हुआ करता था। तो उपाय क्या है? सीधे पीड़ित व्यक्ति अब संस्थागत मदद से अदालत तक पहुंच सकते हैं। अब उनको बिचौलियों की जरूरत नहीं। पीआईएल में ना, मैंने कहा ना, मिडिल मैन चाहिए। ये व्यक्ति पीड़ित है, ऐसे समझो आप, पर्सन ए जो है ये पीड़ित है, बेचारा गरीब है, अशिक्षित है, नहीं पता अदालत तक कैसे जाएंगे, तो यहां पर पर्सन एक्स आ गए। ये एनजीओ हो सकता है, संगठन हो सकता है, संस्था हो सकता है, कोई भी, और यहां पर कोर्ट है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? इसके बातों को लेकर के आगे बढ़ेगा, कोर्ट तक पहुंचाएगा। लेकिन समय बदल चुका है। अब ये व्यक्ति, इतना सुलभ व्यवस्था हो चुका है, बदलाव हो चुका है कि ये व्यक्ति विभिन्न माध्यम से खुद ही अब कोर्ट तक पहुंच जा रहा है ना। तो कुल मिलाकर के अब इस बिचौलिए की, अब ये जो मिडिल मैन है, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार ये व्यक्ति जो है ना, इसके सही बात को यहां तक नहीं पहुंचाता है। ये अपने उद्देश्य को, अपने आंदोलन को, अपने संगठन के विचार, अपने सोच को यहां पहुंचाने की कोशिश करता है, विपक्ष के प्रभाव में आता है, लगातार न्यायपालिका को बाधित करने की कोशिश करता है और न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के ये अपवाद अब नियम बन गया है। केंद्र का ये तर्क दिया गया है कि ये बहुत ज्यादा वृद्धि दिख रहा है और पीआईएल जो है आज के समय में कहीं ना कहीं बोझ बनता जा रहा है ना। और प्रायोजित मुकदमेबाजी है। कुल मिलाकर के सरकार को, चाहे जो भी सरकार सत्ता में रहे, उसको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए व्यवस्था आज रह गया है। देखिए इसके लिए आंकड़े दिए गए 1985 से देखते हैं यहाँ पर, और देखिए आज 2019 तक का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब 1985 में देखा जाए 25,000 मामले प्रतिवर्ष आया, यानी कि शुरुआती दौर जब पीआईएल का देखेंगे तो ये आ रहा है। देखिए ग्राफ कैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है। पीआईएल के आंकड़े 97, 2000 तक, कितने 2010 तक, और देखिए 2019 तक, यानी कि 85 में देखेंगे तो पीआईएल जो है 25,000 मामले प्रतिवर्ष हुए हैं और 2019 में 70,836 मामले प्रतिवर्ष आ चुके हैं, चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। इतने केसेस सुप्रीम कोर्ट में है। आप सोच सकते हैं पीआईएल के माध्यम से केवल है, और ये मिडिल मैन के माध्यम से गया है। पीआईएल वही होता है। तो कुल मिलाकर जरा सोचिए, आपको लगता है ये कामकाज हो सकता है? तो कुल मिलाकर के पीआईएल का विस्तार बहुत अधिक हो गया है और इस वजह से जो इसका ध्येय था वो ध्येय कहीं खो गया है। जो लोकस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, उसका विकास और उसको लेकर के केंद्र सरकार का क्या दृष्टिकोण है, इसमें एक जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में कहा गया है कि केवल पीड़ित पक्ष ही सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि पहले तो ये व्यवस्था था कि भाई मुझे चोट पहुंचा तो आप क्यों जाएंगे अदालत, मैं ही जाऊंगा, ये पारंपरिक सोच। उसके बाद क्या आया? पीआईएल का युग। पीआईएल एरा में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जनहितैषी, है ना नाम इसका, जनहित याचिका, जनहित, जनता का हित, लोक का हित, और याचिका। तो कुल मिलाकर के जनहितैषी है तो कोई व्यक्ति हाशिए पर है, ऐसे लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकता है। तो ये मामला यहां से आगे बढ़ गया एक लेवल। अब आगे आते हैं, केंद्र का प्रस्तावित आधुनिक मॉडल क्या है? आधुनिक मॉडल कहने का तात्पर्य है पीआईएल को प्रतिस्थापित करके, पीआईएल को खत्म करके। उसमें क्या होगा? पीआईएल को हटा करके सामान्य लोकस स्टैंडर्ड की वापसी किया जाए
असाधारण मामले अगर होते हैं तो 3 विशिष्ट उपाय का भी यहां पर सुझाव दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कानूनी संरक्षितता दिया जाए, अदालत द्वारा नियुक्त प्रतिनिधित्व वहां पर काम कर सकते हैं, या फिर लक्षित वैधानिक तंत्र हो। हालांकि इसको अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत डिसीजन नहीं ली है, इसीलिए चूंकि अब देखिए ये ऐसे मसले हैं ना कि इन बातों पर तभी बहुत चर्चा किया जाना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे। अभी तो बस सुझाव दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। तो अगर आप बहुत कुछ कहेंगे या मैं बहुत कुछ कहूंगा तो पता चले या तो गलत होगा या अदालत का मानना हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी वाला मामला आपने देखा होगा। तो कुल मिलाकर के उस डिबेट को वहीं छोड़ देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कहना चाहेगी तब हम इस पर बहुत विस्तार से बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या दिया है, इस पर आते हैं। यहां पर कुछ नहीं कहा, जो केंद्र ने विचार दिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा। यहां पर आ गई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि पीआईएल खत्म करने की बात, मुझे नहीं लगता जनाब कि अभी पीआईएल खत्म करने की आवश्यकता है। तुषार मेहता से कहा जा रहा है कि देखिए हाँ, ये हम ये बात मानते हैं कि बहुत सारे पीआईएल ऐसे आ रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम पहले से ही सतर्क हैं। हम लोग पहले से ही जो जजेज हैं पूरी शक्ति अपनाते हैं, वेरीफाई करते हैं विभिन्न सोर्सेज से, फिर देखते हैं कि वाकई इस पीआईएल को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, तभी करते हैं। इसीलिए लगातार आप अखबार में ही पढ़ते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने फलाने पीआईएल यानी कि जनहित याचिका की मांग को खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रही है कि हम खारिज करते रहते हैं, आप पढ़ तो लीजिए। तो कुल मिलाकर के हम एक्टिव हैं। और इन्होंने कहा कि जब मैं पिछले कुछ साल की बात कर रहा हूं ना सुप्रीम कोर्ट, तो वो ये नहीं कि 2-3 साल से, वो बहुत लंबे समय से, वो तकरीबन 2 दशक से हम लोग इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो जरूरत के पीआईएल हैं उसको ही यहां आने दिया जाए। कुछ लोग एजेंडा लेकर के आते हैं, उस एजेंडा को यहां पर ना चलने दिया जाए। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पीआईएल के दुरुपयोग की समस्या वास्तविक है, लेकिन इसका समाधान जो है वह रेगुलेशन है, ना कि आप इसको पूरी तरह से खत्म कर दे, इसका जो है उन्मूल्यन कर दे। ये इसका समाधान नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल फिल्टर क्या है, जो समझिए, जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कांत साहब है ना अभी अपने सीजीआई, वही बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए करे परीक्षण मानदंड हमारे पास हैं, यानी कि कोई भी याचिका आता है तो हम ये देखते हैं कि वो किस इरादे से आया, पीआईएल आ रहा है तो यहां हम क्या किए, फिल्टर लगा दिए। यहां पर हम रियल जो कॉजेज हैं उसका एग्जामिनेशन करते हैं। हमें लगता है कि सही पीआईएल है तो हम इसको आगे जाने देते हैं, नहीं है तो हम खारिज कर देते हैं। ठोस आधार चुनते हैं और उस आधार के बाद जो है इस पीआईएल को हम कहीं न कहीं सुनवाई के लिए लाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मुख्य बहस केंद्र और न्यायपालिका के बीच अब हो गया है। केंद्र सरकार यहां पर जो पीआईएल की स्थिति को लेकर के कह रही है कि अप्रचलित अवधारणा है, इसे हटा देना चाहिए। यह कह रही है कि संवैधानिक उपकरण है, आज भी प्रासंगिक है, हटाना नहीं है, सुधार करना है। प्राइमरी कंसर्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संस्थागत अतिक्रमण किया जा रहा है और एजेंडा के तौर तरीके से मुकदमेबाजी की जा रही है। केंद्र सरकार कह रही है, यह कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एजेंडा से हम निपटने की पहले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्याय का दरवाजा खुला रहेगा, कोर्ट बंद नहीं करेगा लोगों के लिए। आगे का रास्ता यह है कि केंद्र सरकार कह रही है कि पीआईएल को खत्म कर दिया जाए, नई व्यवस्था ले आ जाए। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जुडिशियल फिल्टर हम लगा को ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हम फर्जी के पीआईएल अपने पास आने ही नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये काम हम पर छोड़ देना चाहिए। और सबरीमाला का जहां मुद्दा आया तो इसको लेकर कहा कि देखिए ये इसलिए केवल इसको इस नजर से ना देखा जाए कि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का नहीं था, धर्म से बाहर था तो वो आ गया। ये महिलाओं के अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, उससे जुड़ा हुआ मसला है। ये केवल जो है सबरीमाला में एंट्री का नहीं है, ये मामला पारसी महिलाओं के अधिकार से ही है। क्योंकि पारसी महिला अगर धर्म से बाहर शादी कर लेती है तो उस महिला के अधिकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, उसकी भी बात है। ये बात जो है दाऊदी बोहरा समुदाय का है, जिसमें खतना की प्रथा है, जो मुस्लिम बच्चियां हैं उसकी भी बात है। और समानता बनाम धर्म की बात है कि सभी धर्म की महिलाओं को समानता का अधिकार मिल सके। इसीलिए सबरीमाला का जो मुद्दा है, और ये जो वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह थे उन्होंने इस चीज को लेकर के भी चर्चा किया था कि देखिए इस बात को केवल इतने हल्के तौर तरीके से ना लिया जाए, इसको केवल धार्मिक मसला समझा जाए, इसको महिलाओं के अधिकार को लेकर के भी बात किया जाए। तो न्याय तक पहुंच का भविष्य जो है वह पूरी तरह से कहा गया है कि एक संतुलित होना चाहिए। पीआईएल के युग को समाप्त ना किया जाए, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसके लिए निश्चिंत रहें, हम एजेंडा नहीं चलने देते हैं, हम फिल्टर लगा करके रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसके बीच अगर कुछ सामंजस्य निकाला जाता है और सुप्रीम कोर्ट और अगर सख्ती दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर पीआईएल जिस उद्देश्य से लाया गया था वह फिर सुरक्षित रहेगा। अन्यथा निश्चित तौर पर यह कंसर्न तो है कि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो केवल मुकदमाबाजी है, जो सरकार या व्यवस्था के खिलाफ बस
आंदोलन को लेकर के किया जा रहा है मसला केवल दिखावा भर के लिए है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या केंद्र सरकार की बात सही है, पीआईएल को खत्म कर देना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात सही है कि पीआईएल को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसको और थोड़ा सा सही से जांच ले और फिर इस पर काम करने की आवश्यकता है? आपके जो भी विचार हैं तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।